कर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एससीएस न्यूज के इस साइमलकास्ट लाइव प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे हम वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए चीन के दखल की। चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है। डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति के अंदर उनका प्रभाव हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से जिस प्रकार उन्होंने दो बड़े दुश्मनों यानी कि सऊदी अरेबिया और ईरान, इन दोनों के बीच में समझौता कराया है। एक सुन्नी कंट्री, एक शिया कंट्री है, और चीन ने प्रोएक्टिव रोल निभाते हुए दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर एक चमत्कार किया है विदेश नीति के संदर्भ में, जिसे पूरी दुनिया आश्चर्य से देख रही है। अब वेस्ट एशिया में खासतौर से जहां आप बड़े लेवल का कॉन्फ्लिक्ट इजराइल का अपने पड़ोसी देशों से देख रहे हैं, और वहां पर बीच में अलक्सा मॉस्क के अंदर जो हुआ है वो भी आपको मालूम है, और वहां भी चीन एक प्रोएक्टिव रोल में आया हुआ है, जहां वो एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहता है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। पैलेस्टाइन आप जानते हैं कि अभी भी एक रिकॉग्नाइज्ड मुल्क के रूप में यूनाइटेड नेशन के द्वारा नहीं देखा जाता है। हालांकि उसकी आइडेंटिटी से इनकार नहीं करता है यूएनओ, लेकिन वो उसका एक सोल्यूशन चाहते हैं। अब चीन ने कुछ वहां पे प्रपोजल दिए हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भारत सऊदी अरेबिया का भी दोस्त है, ईरान का भी दोस्त है, पैलेस्टाइन से हमारी हिस्टोरिक रिलेशनशिप रही है, इजराइल के साथ दोस्ती है। तो फिर इस विदेशी कूटनीति के अंदर भारत कहां है? अल्टीमेटली भारत के ऊपर क्या असर होगा वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन चीन का जो बढ़ता हुआ दखल है विदेश नीति के अंदर, विदेशी मामलों में, वो ऐसा लगता है कि एक नया पोल दुनिया में क्रिएट हो रहा है। अब सिर्फ अमेरिका या रशिया नहीं रह गए हैं, चाइना अपने आप को शायद रशियन पोल को रिप्लेस करता हुआ भी नजर आ रहा है, और दुनिया का एक, क्या कहते हैं कि एक ऐसा पोल बन रहा है जिसके पास इकोनॉमिक पावर भी है और मिलिट्री पावर भी होगी। और अभी जो एससीओ का जो समिट होने वाला है भारत में, गोवा में, जहां बिलावल भुट्टो भी आ रहे हैं, उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी है। लेकिन एससीओ में बुलाना भारत के लिए मैंडेटरी है, आप उसको टाल नहीं सकते, वो चार्टर ये कहता है। और ये बेसिकली एंटी टेररिज्म का प्लेटफॉर्म है, जहां पर बायलैटरल इश्यूज को डिस्कस नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए भारत की वहां पे अपनी मर्जी नहीं चलेगी इस साल का प्रेसिडेंट होने के नाते। तो कंपल्शन है कि आपको इनवाइट करना ही पड़ेगा। बाकी भुट्टो साहब की मर्जी है, वो आए ना आए वो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन भारत के लिए मैंडेटरी है कि उनको इनवाइट करना बहुत जरूरी है। चीन के बढ़ते प्रभाव के ऊपर हम आज बातचीत करने जा रहे हैं दोस्तों, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जो विद्वान मौजूद है उनका परिचय वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जाना पहचाना चेहरा है। इंडियन फॉरेन सर्विस के भूतपूर्व ऑफिसर, कई देशों में भारत के राजदूत रहे, डॉक्टर केतन शुक्ला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज टाइम के मंच पर। नमस्कार केतन भाई, चीन का प्रभुत्व तो बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि उसका इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट, और अब विदेश नीति का जो माइट है, अब दिखाई देना शुरू हो रहा है। कहीं ना कहीं उसने अपना स्थान बना लिया है। मैं आपसे इस मामले पर आपके कमेंट्स चाहूंगा, दर्शकों के लिए आपकी ऑब्जर्वेशन चाहूंगा। केतन भाई। चाइना, आपने सही कहा कि एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर है और एस्टैब्लिश सुपर पावर है। अब पूरा वर्ल्ड का जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप यूक्रेन वॉर के बाद सडनली चेंज हो गए, एकदम चेंज हो रहा है। और ये जो है, ये भारत और विश्व के बाकी सभी देशों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहले हम देखें कि चाइना, तो ये चाइना का एक ग्रीक माइथोलॉजी में थैसिडियस है। तो ये चाइना इज इन थैसिडियस ट्रैप, जैसे स्पार्टा और एथेंस। चाइना इज इमर्जिंग सुपर पावर एंड अमेरिका इज एस्टैब्लिश सुपर पावर। अब इसमें आपने जैसे सही कहा कि सडनली चाइना की एक्टिविटी बहुत ही जल्दी बढ़ रही है। तो इसमें एक रीज़न ये है कि यूक्रेन वॉर ने जो कंप्लीट 30 साल से एक माहौल था कि ग्लोबल वसुधैव कुटुंबकम जैसा ग्लोबल ट्रेड और बाकी सब चीज़ें, इंस्टीट्यूशन, यूएन अच्छी तरह फंक्शन कर रहे थे। पर यूक्रेन वॉर के बाद अब ये जो वैश्विक सौहार्दपूर्ण वातावरण था वो अब सडनली चेंज हो रहा है। और इसमें यह है कि जो रिसेंट, हम अभी पहले ओपेक की बात करें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। अभी तक अमेरिका मिडल ईस्ट का जो कहते हैं सिपह सलार और वहाँ शांति रखता था, पर
पहली बार ऐसा हुआ है कि शिया और सुन्नी जो मेडिवल टाइम में भी एक साथ नहीं आए थे, एक ज़माना ऐसा है, अब मुग़ल हिस्ट्री तो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं रही है, पर एक बार अकबर को ऑटोमन एम्पायर के किंग ने लेटर लिखा था कि हम दोनों मिलके ईरान को बर्बाद कर देते हैं एंड देन वी विल रूल। अकबर ने उसको लिखा कि आप अपना संभालिए, मैं मेरा संभालता हूँ, मेरे को भी, क्योंकि उसको पता था कि एक बफर स्टेट है। तो शिया सुन्नी पहली बार हिस्ट्री में एक साथ आ रहे हैं। इसका एक वजह, सबसे बड़ी वजह है अब्राहम एकॉर्ड। अब्राहम एकॉर्ड होने के बाद जो ट्रंप ने कराया था वो एक अच्छी चीज थी, पर ईरान इसकी वजह से जो आइसोलेटेड हो गया था, तो ईरान के लिए अब बहुत ही कम ऑप्शन रहे थे। और ये जो दूरी बन रही है चाइना की, मिस, पहले जो नॉन अलाइंड और G77 था, तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये अब पुराना परिप्रेक्ष्य हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, जो हम आगे चर्चा करेंगे। तो अब ये जो दूरी बन रही है वो बन रही है रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, तुर्की, सऊदी अरेबिया, कुछ अफ्रीकन कंट्री, कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्री। तो अब इसमें देखा जाए तो ये सब जो बन रहा है उसके अंदर हम भी, हम हमारी एक कहते हैं कि सॉवरेन फॉरेन पॉलिसी है, पर इसमें दो जो दूसरी धुरी है वो डेमोक्रेटिक है। ये जो धुरी है उसमें आप सभी के लीडर देखोगे तो ऑटोक्रेटिक है। और सबसे बड़ा इसमें कैच 22 सिचुएशन इसलिए है कि चाइना हमारा नेबर है और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगले कई दशकों तक चाइना रहेगा। तो ये जो डेवलपमेंट है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट एक दशक में हमारा मिडल ईस्ट के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हुए हैं, ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशन है, पर इसमें आपने देखा होगा कि ईरान में हमारा जो 5 साल पहले प्रभुत्व था वो अब कम हो गया है, क्योंकि ईरान, रशिया और चाइना, इवन अफगानिस्तान, ये चारों देश ज़्यादा, उनकी जो कहते हैं तालमेल उनका ज़्यादा है। अब ओपेक का जो हुआ है, तो ओपेक का ये 1 मिलियन बैरल का कट हुआ है, वो लास्ट ईयर अक्टूबर में 2 मिलियन बैरल पहले भी हो चुका है। पर जब ये रशिया की वॉर यूक्रेन के साथ हुई तो अमेरिका ने अक्टूबर में भी कहा था कि दे आर हेल्पिंग रशियन। सऊदी अरेबियन प्रिंस जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नया सिटी बना रहे हैं, वहाँ में बिलियंस ऑफ डॉलर की ज़रूरत है। अब जो ये बिलियंस ऑफ डॉलर है वो प्रोजेक्ट कैसे आगे जाएगा वो कोई कुछ कह नहीं सकता। पर आर्माको का 1970 में जब उन्होंने नेशनलाइजेशन किया तो सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर बन गया। उनका ये कहना है कि ये इकोनॉमिक और टेक्निकल कोऑर्डिनेशन के लिए कर रहे हैं, पर ये एक तरह से रशिया जो इकोनॉमिक सैंक्शन की इम्पैक्ट वो आने में बहुत टाइम लगता है, जैसा आपने यूगोस्लाविया में देखा होगा, तो इतना जल्दी नहीं आता है, पर इम्पैक्ट है, पर वो इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और रशिया को पहले जितना ऑयल में इनकम थी उतनी ही इनकम अभी मिल रही है। तो ये जो उन्होंने बढ़ोतरी की है उसका आपने पहले दिन ही रिजल्ट देखा होगा, 5% बढ़ गया है ऑयल की प्राइस। तो ये जो पूरा मसला है उसमें एक दिक्कत ये है कि यमन में जो होगा वो अमेरिका के लिए भी अच्छा है, मिडल ईस्ट के लिए भी अच्छा है, पर चाइना ने ये जो ट्रीटी कराई, जी आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में गए थे, बाद में ये जो ट्रीटी हुई कि 2016 में जो उनके एम्बेसीज बंद हो गई थी, तो अब ये एम्बेसी खुल गई है और ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये एग्रीमेंट चाइना में साइन हुआ है। उनके पॉलिट ब्यूरो के मेंबर भी उसमें, उन्होंने भी साइन किया था, वो 3 लोग थे उसमें। तो अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की जगह एक बाइपोलर वर्ल्ड बन रही है। और इसमें एक तो ये है कि अमेरिका, उनके ऑप्शन मिडल ईस्ट में थोड़े लिमिटेड है, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आ सकते। तो इसलिए उनको जो हम डिप्लोमेसी में कहते हैं किड ग्लोव, तो उन्होंने चाइना के जैसे बिद बाइडेन ने हाथ नहीं मिलाया था, पर किड ग्लोव की तरह उनसे जो मिले थे, तो ये उनका एक कंस्ट्रेंट है। तो इसको एक बहुत अच्छा वर्ड है, मेजर कैश कफल। तो थोड़ा बहुत चिल्लाहट होगी होगा, पर इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि व्हेन टू मेजर पावर फाइट्स, तो उसमें बाकी लोगों के लिए कई संभावनाएं खड़ी होती है। और दूसरी चीजें जो सऊदी अरेबिया अभी कर रहा है, तो उसमें एक चीज हमेशा है कि कोई भी सुपर पावर को आप ज्यादा तंग करोगे तो एक दिन वो काटने आएगा। सऊदी अरेबिया चाहे अभी भी जो भी उनके क्राउन प्रिंस होते हैं, पर अमेरिका की फिफ्थ फ्लीट और उनके जो फोर्सेस है वो
सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उनके बिना सऊदी अरेबिया चैन से नहीं बैठ सकता, क्योंकि रशिया और चाइना पे भरोसा करके कुछ अच्छा परिणाम आएगा वो लॉन्ग टर्म में पॉसिबल है नहीं। तो ये पूरी परिस्थिति में मिडल ईस्ट में एक दूसरा मेजर प्लेयर है इजराइल। अब सर इजराइल की इसमें दिक्कत